हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन। प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया समेत कई राष्ट्रीय नेता हो रहे हैं शामिल। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में कल शाम हुई बारिश के बाद गर्मी से राहत। अगले 5 दिनों के मौसम का कमोवेश यही रहेगा मिजाज। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। इस क्रम में उन्होंने राजकोट के पास आटकोट में नवनिर्मित मातुश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। बाद में श्री मोदी ने वहां विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। शुभारंभ हुआ है। ये हॉस्पिटल सौराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। जब सरकार के प्रयास में जनता का प्रयास जुड़ जाता है तो सेवा करने की हमारी शक्ति भी अनेक गुना बढ़ जाती है। राजकोट में बना यह आधुनिक अस्पताल एक इसका बहुत बड़ा उत्तम उदाहरण है। भाइयों और बहनों, केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार राष्ट्र सेवा के 8 साल पूरे कर रही है। 8 વર્ષ પહેલા તમે બધા મને વિદાય આપી હતી, પરંતુ તમારો પ્રેમ વધતો જ જાય છે। आज जब गुजरात की धरती पर आया हूं तो मैं सर झुका करके गुजरात के सभी नागरिकों का आदर करना चाहता हूं। आपने मुझे जो संस्कार दिए, आपने मुझे जो शिक्षा दी, आपने जो मुझे समाज के लिए कैसे जीना चाहिए, ये जो बातें सिखाई, उसी की बदौलत गत 8 वर्ष मातृभूमि की सेवा में मैंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये आप ही के संस्कार है, इस मिट्टी के संस्कार है। पूज्य बापू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पवित्र धरती के संस्कार है कि 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। प्रधानमंत्री गुजरात दौरे के क्रम में आज शाम गांधीनगर के कलोल में विश्व के पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन भी करेंगे। मोदी शनिवार को गुजरात के गांधीनगर में एक सेमिनार में विभिन्न सहकारी समितियों के नेताओं को संबोधित करेंगे। गांधीनगर में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम में विभिन्न सहकारी संस्थाओं के 7,000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। राज्य के सहकारी सेक्टर में 84,000 से अधिक सोसाइटियां हैं और इस आयोजन का उद्देश्य राज्य में सहकारिता आंदोलन को और मजबूत करना है। देश के वडाप्रधान मोदी जी का स्वप्न रहा है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। तो गुजरात के अंदर हम लोगों ने प्राकृतिक खेती की मंडियां भी मेंशन करना शुरू कर दिया है
आने वाले दिनों के अंदर खेडूतों की आमदनी कैसे दुगनी हो, वो दिशा के अंदर देश के वड़ा प्रधान भी सोच रहे, देश के सहकार मंत्री भी उस दिशा में काफी सहयोग कर रहे थे। उसी के आधार पर यहाँ गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी की अध्यक्षता में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। गांधीनगर से ही पीएम मोदी कलोल में इफ्को के 175 करोड़ रुपए की लागत से बने नैनो यूरिया प्लांट का भी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। अत्याधुनिक नैनो उर्वरक संयंत्र की स्थापना नैनो यूरिया के इस्तेमाल से फसल की पैदावार बढ़ाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर की गई है। संयंत्र में रोजाना 500 ml की लगभग 1.5 लाख बोतलों का उत्पादन होगा। नैनो यूरिया से एक तो देश को जो फायदा दिखते है, तो आज किसानों को 269 रुपीस की जो बैग मिलती है, इनमें करीब सेंट्रल गवर्नमेंट 3,733 रुपया सब्सिडी देते हैं, तभी जाके इतनी सस्ती मिल सकती है। नैनो यूरिया 240 रुपये में विदाउट सब्सिडी मिलेगी। पिछले साल मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया था, जिससे सहकारिता को सच्चे जन आधारित आंदोलन के रूप में जमीनी स्तर तक पहुंचाया जा सके। पीएम मोदी की गांधीनगर यात्रा का उद्देश्य गुजरात में पहले से ही मजबूत इस क्षेत्र को आधुनिक और पारदर्शी बनाना है। मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, गांधीनगर। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2,685 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 2,158 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 16,308 मामले सक्रिय हैं। देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 1 अरब 93 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण का मतदान कल शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इस चरण में भी गांव की सरकार बनाने को लेकर लोगों का खासा उत्साह देखा गया। राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार इस चरण में करीब 70% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अंतिम चरण में 72 प्रखंडों के 1,299 पंचायतों में कुल 11,441 सीटों के लिए मतदान हुआ। इसमें 35,504 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला मतपेटियों में कैद हो गया। इनमें वार्ड सदस्य के 20,902, मुखिया के 7,987, पंचायत समिति सदस्य के 5,587 तथा जिला परिषद सदस्य के 1,088 उम्मीदवार शामिल हैं। राज्य में तीसरे और चौथे चरण के पंचायत चुनाव में पड़े वोटों की गिनती 31 मई को होगी। इसकी प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राज्यसभा चुनाव के नामांकन की तिथि जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सत्तारूढ़ दल में शामिल कांग्रेस पार्टी के झारखंड मामलों के प्रभारी अविनाश पांडे ने राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी के विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उम्मीदवार चयन को लेकर विचार विमर्श किया। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव को लेकर आज रांची में महत्वपूर्ण आहूत की है। बैठक में झामुमो के विधायक और सभी जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक में प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकैया समेत कई राष्ट्रीय नेता शामिल हैं। इससे पहले कल हुई प्रदेश कोर कमेटी और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा की गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरा होने पर उन्हें धन्यवाद दिया गया। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने से लोगों में खुशी देखी जा रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना है अमृत योजना। देवघर जिले के लोगों ने अमृत योजना का लाभ लेकर केंद्र के प्रति आभार जता रहे हैं। ज्यादा राहत हुआ है। पहले पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। हाँ। अभी हम लोग के घर के सामने ही पानी मिल जाता है अवेलेबल। हाँ। तो हम लोग को उस तरह का वैसा मतलब दिक्कत नहीं आता है। हाँ। पानी हम लोग खरीदते थे, यहाँ घर के आगू में मिल रहा है। हाँ।
पानी से सुविधा हम लोग फायदा उठा रहे हैं। और क्या, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद है। और क्या कि हम लोग को पानी दे रहे हैं। तो बहुत दिक्कत होता था। अब जो है प्रधानमंत्री के द्वारा पाइपलाइन से पानी का थोड़ा कष्ट दूर हुआ है। और जो है पहले बहुत ही दिक्कत था, पानी खरीदना ही पड़ता था। अब जो है ठीक सुविधा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ झारखंड समेत देश के लगभग 80 करोड़ से अधिक लाभुकों को मिल रहा है। लोहरदगा जिले के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों ने इस योजना का लाभ लेकर प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते नहीं थके। मोदी सरकार चावल दे रहे हैं तो फायदा हम लोग का है, केंद्र सरकार की तरफ से मिल रहा है। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में कल शाम हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। रांची स्थित मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक कमोवेश यही स्थिति बनी रहेगी। विभाग के अनुसार इस दौरान कुछ इलाकों में वज्रपात और तेज हवाओं के चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 जून तक राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और मध्य हिस्से में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज विश्व महामारी स्वच्छता दिवस है। महामारी के दौरान स्वच्छता बहुत जरूरी है क्योंकि इस दौरान संक्रमण बढ़ने की संभावना अधिक होती है। महामारी स्वच्छता को लेकर लगातार झारखंड में जागरूकता के साथ साथ स्थानीय स्तर पर सस्ते सैनिटरी पैड का निर्माण किया जा रहा है। रांची में माही केयर फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण अनुकूल सैनिटरी पैड का निर्माण किया जा रहा है। माही केयर फाउंडेशन की फाउंडर मेंबर वंदना उपाध्याय ने बताया कि यहां बनने वाले सैनिटरी पैड बिल्कुल प्लास्टिक मुक्त हैं और इसके इस्तेमाल से किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही यह आसानी से गल भी जाता है। सैनिटरी पैड की खासियत ये है कि जो सैनिटरी पैड का जो कवर है वो पेपर का बना हुआ है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो इसका इंटरनल पार्ट है वो बटर पेपर से बना हुआ है। जितने भी जो भी प्रोडक्ट बाहर फेंके जाते हैं यूज करके, उसके माध्यम से हमारा पर्यावरण जो है वो बिल्कुल स्वस्थ रहता है। इंटरनल जो पार्ट है वो बड़ी आसानी से सरगल जाता है और जो कवर है चूंकि पेपर से बना है तो आसानी से गल जाता है। उन्होंने बताया कि यहाँ सैनिटरी पैड 3 उद्देश्य के साथ बनाया जा रहा है: स्वस्थ बिटिया, स्वस्थ भारत, प्लास्टिक मुक्त भारत और महिला सशक्तिकरण। साथ ही साथ अनेक महिलाएं भी इस कार्य से जुड़कर सशक्त हो रही हैं और अपने घर परिवार को चला रही हैं। चूँकि हम सैनिटरी पैड के प्रोडक्शन का काम करते हैं तो हमारे यहाँ प्रोडक्ट बनाने से लेकर पैकेजिंग तक का काम होता है, जिसमें महिलाएं असंख्य मात्रा में यहाँ पे काम करती हैं और प्रतिदिन 900 से 1000 रुपए कमाती हैं। वो इस माध्यम से कई महिलाओं के जो घर हैं वो हमारी संस्था के माध्यम से चलते हैं। माही फाउंडेशन की ओर से समय समय पर ग्रामीण क्षेत्र में इसे लेकर जानकारी दी जाती है और स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हैं। सैनिटरी पैड का निःशुल्क वितरण भी किया जाता है। इस कार्य में संस्था के साथ 3 सालों से जुड़ी सोनी एवं जयंती सिंह जागरूक होने के साथ साथ आर्थिक सशक्त भी हो रही हैं। स्कूल का फीस सब भरा जाता है, खाना वाना सब कोई टेंशन नहीं है। मैं यहाँ पे काम करके बहुत खुश हूँ। सारा चीज काम बहुत अच्छा से होता है ना, और यहाँ से मेरा पूरा सब कुछ पूर्ति हो जाता है। सैलरी भी टाइम टू टाइम मिलता है। सैनिटरी पैड का इस्तेमाल महिलाओं में कई तरह की बीमारियों के खतरे को भी कम करता है। ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता के अभाव में अब भी ग्रामीण महिलाएं इसका उपयोग कम करती हैं। जरूरत है इसके प्रति लोगों को और जागरूक करने की। रांची से सरिता की रिपोर्ट। फिल्म पैडमैन में अक्षय कुमार की भूमिका और पैडमैन के नाम से प्रसिद्ध अरुणाचलम की बातें तो आपने खूब सुनी होंगी, लेकिन अरुणाचलम की तरह ही एक पैडमैन झारखंड के कोल्हान में भी है, जिनका नाम तरुण कुमार है। वे कोल्हान के सुदूरवर्ती इलाके में पिछले 5 वर्षों से पीरियड्स को लेकर स्वच्छता जागरूकता चला रहे हैं। साथ ही साथ इसके जरिए एक पैड एक पेड़ की मुहिम चलाकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर के साक्षी क्षेत्र में रहने वाले तरुण कुमार ग्रामीण इलाके में पैडमैन के नाम से जाने जाते हैं। वो प्रतिदिन सुबह सुबह अपनी बाइक से सैनिटरी पैड से भरे बॉक्स लेकर गांव की ओर चल पड़ते हैं और ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों के बीच मुफ्त पैड का वितरण करते हैं। 2015 में हम लोगों ने सोचा था
एक डेढ़ साल हिम्मत जुटाने में लगी और हमने फिर अभियान शुरू किया। अभियान के शुरुआत में हम लोग जो पूर्वी सिंहभूम जिला है, कोल्हान है, उधर के ग्रामीण पंचायतों में जाकर के हम लोग महिलाओं को, बच्चियों को हम लोग गाँव में जुटाते थे। वर्कशॉप्स, कार्यशालाएं हम लोग शुरू किए। लोगों को हमने बोलना शुरू किया कि जिस तरीके से एजुकेशन जरूरी है, जिस तरीके से पढ़ाई जरूरी है, उसी तरीके से अपने स्वास्थ्य के बारे में भी बात करना जरूरी है। झारखंड जैसे राज्य के लिए माहवारी स्वच्छता एक बड़ी चुनौती है। जमशेदपुर के तरुण कुमार का ध्यान इस ओर तब गया जब वो अपनी संस्था निश्चय फाउंडेशन के जरिए गाँव-गाँव में जाकर बाल अधिकार और महिला सशक्तिकरण पर जागरूकता अभियान चला रहे थे। इसी दौरान इन्होंने पीरियड्स को लेकर युवतियों और महिलाओं को जागरूक करने का काम शुरू किया। अब माहवारी के को लेकर की भी जो समाज में शर्म, झिझक, चुप्पी है, उसको तोड़ने के लिए हमें अभियान शुरू करना आवश्यक है। 2015 में हम लोगों ने सोचा था, तो एक डेढ़ साल हिम्मत जुटाने में लगी और हमने फिर अभियान शुरू किया। माहवारी सुरक्षा एम्बेसडर के नाम से फेमस तरुण बताते हैं कि पूरे कोल्हान में गिफ्ट सैनिटरी पैड फॉर रूरल गर्ल्स अभियान से उन्होंने हजारों लोगों को जोड़ा है। 150 गांव और 40 विद्यालयों के करीब 60,000 बच्चे इस मुहिम से जुड़े हैं। इसका परिणाम हुआ है कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी यह अभियान दर्ज कर लिया गया। बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ और इस तरीके से हमारा अभियान एक कर करके एक स्कूल, एक गांव करते करते अभी हमारा अभियान कोल्हान के 150 से ज्यादा गांवों और लगभग 40 स्कूलों में हम लोग इस अभियान को चला रहे हैं। और इस अभियान से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से 50 से 60 हजार बच्चे और महिलाएं हमारे अभियान से जुड़े हुए हैं और माहवारी स्वच्छता को लेकर के जो चुप्पी है, झिझक है, उसको तोड़ा है उन लोगों ने। तरुण शुरुआती दौर में जब घरों और स्कूलों में पहुंचते थे तो उन्हें कई तरह की परेशानियां भी हुई, लेकिन जागरूकता और उनके हौसले ने इस कारवां को आगे बढ़ाया और आज यह इलाके में चर्चा का विषय भी है। तरुण के इस अभियान की सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गांव की बच्चियों ने भी तरुण को खुलकर समर्थन करना शुरू कर दिया है। हमारे गांव कड़वा कटा में निश्चय फाउंडेशन के कुछ लोग आए थे और इस गांव में कुछ महिलाओं को इकट्ठा किए और जिसमें हम लोग को नेपकिन बांट दिया गया। इसमें हम लोग को बहुत अच्छा लगा। सैनिटरी पैड का इस्तेमाल और इसके बाद इसका निस्तारण भी एक बड़ी समस्या है। इसे ध्यान में रखते हुए तरुण ने एक पैड और एक पेड़ अभियान की भी शुरुआत की। इस अभियान के तहत पूरे कोल्हान में अब तक 10,000 से ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास के साथ मैं दिवाकर कुमार। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। जल जीवन मिशन के तहत राज्य में 2.5 वर्ष में 20% घरों तक नल से जल पहुंच चुकी है। मिशन के जरिए 25 मई तक 11,82,692 ग्रामीण परिवारों को नल से जल के तहत गृह संयोजन से कवर किया गया है। सरकार ने वर्ष 2024 के अंत तक 59,23,320 ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने विद्युत आपूर्ति प्रमंडल डोरंडा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कार्रवाई का आदेश दिया है। जेबीवीएनएल को शिकायत मिली है कि कुछ मामलों में ऊर्जा मित्र की ओर से घर से ही बिल बना दिया जा रहा है। इस संबंध में तुपुदाना निवासी राजेश कुमार सिंह ने मामले में शिकायत की है। रांची के उप विकास आयुक्त विशाल सागर ने पंडरा स्थित स्ट्रांग रूम में बैलेट बॉक्स की प्राप्ति के लिए की गई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं पंडरा स्थित स्ट्रांग रूम में प्रतिनियुक्त संबंधित पदाधिकारी भी मौजूद थे। गुमला जिले के पालकोट में मतदान कराने आए तृतीय पीठासीन पदाधिकारी महानंद कुमार की मतदान के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पालकोट लाया गया, जहां से गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। गुमला ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई। रामगढ़ शहर के बिजौलिया तालाब रोड स्थित रानी सती दादी मंदिर के सभागार में एडजॉइंट ट्रेनिंग फाउंडेशन के तत्वाधान में खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें जिले भर के ठेला विक्रेता और होटल संचालकों ने शिरकत की। डीएवी कपिलदेव स्कूल के प्रिंसिपल एमके सिन्हा को डीएवी प्रबंध समिति ने निलंबित कर दिया है। विद्यालय के ही पीड़ित कर्मी के साथ दुर्व्यवहार के मामले को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने डीएवी कपिलदेव स्कूल का घेराव किया और श्री सिन्हा की गिरफ्तारी की मांग की। रांची नगर निगम के नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने नालियों की साफ सफाई का जायजा लिया। मौके पर उन्होंने संबंधित कर्मचारियों एवं वार्ड सुपरवाइजरों को मानसून से पहले सभी बड़ी एवं छोटी नालियों की सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में शैक्षणिक वर्ष के लिए स्नातकोत्तर विषयों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विश्वविद्यालय में प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की पीजी परीक्षा में छात्रों के प्राप्त अंकों के आधार पर लिया जाएगा। इसके लिए एनटीए ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसकी अंतिम तिथि 18 जून है। सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल के निर्देश पर जिले में अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन के नेतृत्व में खनिजों के अवैध परिवहन को लेकर चलाए गए जांच अभियान में चौका थाना क्षेत्र में 8 हाईवा को जब्त किया गया। रांची के वरिष्ठ पत्रकार नवीन शर्मा का हार्ट अटैक से निधन हो गया। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अनेक राजनेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। नवीन शर्मा की हाल ही में फिल्मी गीतों पर एक किताब फिल्मी गीतों का सफर प्रकाशित हुई थी। और अब खबर खेल जगत की। आईपीएल क्रिकेट में कल होने वाले फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। कल रात खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से हरा दिया। 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 157 रन बनाए। जवाब में राजस्थान ने 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। राजस्थान की ओर से जॉश बटलर ने शानदार शतकीय पारी खेली और नाबाद रहे, जबकि राजस्थान की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा और ओबेड मकॉय ने 3-3 विकेट लिए। आरसीबी की तरफ से रजत पाटीदार ने 58 रन की पारी खेली, जबकि विराट कोहली ने 7 रन और फाफ डुप्लेसी ने 25 रन बनाए। 29 मई को होने वाले फाइनल में राजस्थान का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में सुपर 4 के पहले मैच में आज भारत का मुकाबला जापान से होगा। यह मैच इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे शुरू होगा। एशिया कप के सुपर 4 में आज भारत का सामना जापान से होगा। मुकाबला शाम 5 बजे से शुरू होगा। शुक्रवार को इंडोनेशिया के साथ खेले गए अहम मुकाबले में भारत ने 16-0 से जीत हासिल की थी। आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम के पास जापान से मिली पिछली हार का बदला लेने का मौका होगा। इससे पहले जापान के साथ खेले गए मैच में भारत को 2-5 से हार का सामना करना पड़ा था। सुपर 4 चरण में जापान के बाद भारतीय टीम को दक्षिण कोरिया और मलेशिया के साथ भी भिड़ना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक कार्यक्रम की 89वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी चैनलों से प्रसारण किया जाएगा। यह प्रसारण दूरदर्शन, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट, न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप, आकाशवाणी, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें मन की बात कार्यक्रम के लिए कई सुझाव मिले हैं। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में युवाओं ने विचार साझा किए हैं। सभी चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज का दिन यानी 28 मई महान राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है। उनका जन्म 28 मई 1883 को नासिक में हुआ था। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक के लेखक युवा सावरकर ने लंदन में युवा स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया और पूरे यूरोप में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्थन जुटाया था। सावरकर मैडम भीकाजी कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा और मदनलाल ढींगड़ा के साथ लंदन में इंडिया हाउस की राष्ट्रवादी गतिविधियों से जुड़े रहे। जब इंडियन इंपीरियल पुलिस ने सावरकर को गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो वो पेरिस में भीकाजी कामा के निवास पर चले गए, लेकिन अंततः उन्हें गिरफ्तार कर मुंबई लाया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। उन पर ब्रिटिश सम्राट के खिलाफ षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगाया गया।
सावरकर को दोषी ठहराया गया और 50 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। 4 जुलाई 1911 को उन्हें अंडमान के सेल्यूलर जेल भेज दिया गया। जेल में सावरकर ने हिंसा त्यागने वाले बयान पर हस्ताक्षर किए। 1921 में उन्हें रत्नागिरी स्थानांतरित कर दिया गया और 1937 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की नवनिर्वाचित सरकार द्वारा बिना शर्त रिहा कर दिया गया। जाति प्रथा के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि कठोर जाति प्रथा को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। उन्होंने जाति आधारित व्यावसायिक पाबंदियों को तोड़ने की अपील की और लोगों को अपनी पसंद और योग्यता के आधार पर व्यवसाय अपनाने के लिए प्रेरित किया। भारतीयों के लिए वैश्विक पहुंच सुगम बनाने और विदेश जाकर वहां के सर्वोत्तम अनुभव और अभ्यासों को वापस लाने तथा भारतीय संस्कृति की सुगंध दुनिया के हर कोने तक फैलाने की आवश्यकता में उनका गहरा विश्वास था। विभिन्न जातियों के लोगों के साथ भोजन करने को लेकर समाज में स्थापित वर्जना तोड़ना चाहते थे। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह को भी बढ़ावा दिया और एक वैज्ञानिक नजरिया विकसित करने पर बल दिया। 26 फरवरी 1966 को सावरकर ने अंतिम सांस ली। महान राष्ट्रवादी नेता विनायक दामोदर सावरकर को शत शत नमन। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगवती चरण वोरा को भी याद कर रहे हैं, जो 28 मई 1930 को शहीद हुए थे। महान क्रांतिकारी भगत सिंह के सहयोगी भगवती चरण वोरा की पत्नी दुर्गा देवी वोरा भी क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी थी। भगवती चरण वोरा का जन्म 1903 में लाहौर में हुआ था। वे स्कूल और कॉलेज विद्यार्थी के रूप में ही असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। सचिंद्र नाथ सान्याल के लेखों से प्रभावित होकर वे नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ने के दौरान ही क्रांतिकारी आंदोलन और राजनीति से जुड़ गए थे। 1926 में भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर भगवती चरण ने नौजवान भारत सभा का गठन किया। ब्रिटिश प्रशासन ने 1928 में मेरठ षड्यंत्र मामले में भगवती चरण की गिरफ्तारी और उनके घर की तलाशी का वारंट जारी किया, जिससे बाध्य होकर उन्हें भूमिगत हो जाना पड़ा। भगत सिंह और उनके साथियों को जेल से निकालने में सक्रिय भूमिका अदा कर रहे भगवती चरण ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर उन्हें छुड़ाने की व्यापक योजना बनाई। इस योजना को जल्द से जल्द अमल में लाने की कोशिश में उन लोगों ने रावी नदी के किनारे घने जंगल में नए विकसित बम का प्रायोगिक परीक्षण करने की कोशिश की। 28 मई 1930 को परीक्षण के दौरान बम भगवती चरण के हाथों में ही फट गया और वो बुरी तरह घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। भगवती चरण के क्रांतिकारी उद्देश्यों को उनकी पत्नी दुर्गा देवी ने आगे बढ़ाया और पूरे समर्पण के साथ स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करती रही। महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी भगवती चरण वोरा को आकाशवाणी समाचार का शत शत नमन। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर राजकोट में नवनिर्मित मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। शाम में गांधीनगर में तरल यूरिया नैनो संयंत्र का करेंगे उद्घाटन। चौथे और अंतिम चरण के पंचायत चुनाव में लगभग 70% मतदान। कड़ी सुरक्षा के बीच मतपेटियां स्ट्रांग रूम में सील। अब 31 को मतगणना की तैयारी। हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन। प्रदेश प्रभारी दिलीप सौकिया समेत कई राष्ट्रीय नेता हो रहे हैं शामिल। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में कल शाम हुई बारिश के बाद गर्मी से राहत। अगले 5 दिनों के मौसम का कमोवेश यही रहेगा मिजाज।